लास्ट ईयर एनिमे फैंस के लिए काफी ज्यादा क्रेजी था और लास्ट ईयर के उन क्रेजी एनिमे लिस्ट में से मैं कुछ अपने टॉप 10 एनिमेज लेके आया हूं आज। और उसी के साथ कुछ ऐसे एनिमे भी जो कि मेरे टॉप 10 की लिस्ट में आ भी सकते थे बट वो किसी कारण से जगह बना नहीं पाए। तो इसलिए चलो बिना टाइम वेस्ट न किए बात कर लेते हैं 2023 के बेस्ट एनिमेज के बारे में। और हाँ, ये टॉप 10 की मेरी पर्सनल लिस्ट है तो इसलिए ज्यादा नाराज मत होना। सो नंबर 10 पे जो एनिमे आता है वो है ब्लीच। ब्लीच का जो सेकंड कोर आया था 1000 Years of Blood आर्क वाला, वो मुझे लास्ट ईयर देखने में काफी ज्यादा मजा आया। और जो एनिमेशन थी ब्लीच की वो तो काफी ज्यादा फिनोमिनल थी। उसके जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे और वो सोल किंग वाला आर्क, मतलब जितने भी आर्क थे ना वो देखने में बहुत ज्यादा जबरदस्त थे। और ब्लीच ने जैसा वादा किया था वैसा वो फैन सर्विस को डिलीवर भी कर पा रहा है। अब देखना यह है कि 2024 में भी ब्लीच वैसा ही धमाका कर पाएगा जैसा उन्होंने 2023 में किया था। ब्लीच की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं एक ऑनरेबल मेंशन के बारे में जो कि काफी ज्यादा फेमस तो हुआ था लेकिन वो इतना ज्यादा टिक नहीं पाया। मैं बात कर रहा हूँ ज़ॉम 100 के बारे में। ये एक ऐसा एनिमे था जिसने जापान के वर्क कल्चर को दिखाया था अपने स्टार्टिंग के एपिसोड में और काफी सारे लोगों ने उस एपिसोड को पसंद भी किया था, जहाँ पे एक बंदा अपने हेक्टिक लाइफ से परेशान होके अपनी लाइफ के अंदर कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है बट उसको अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या मिलता है? ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। एक आदमी को इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जहाँ पे तुम अपनी मर्जी के खुद के मालिक हो और तुम्हें जो करना है लाइफ के अंदर वो कर सकते हो। एनिमे तो काफी ज्यादा अच्छा था बट इसके कुछ एपिसोड्स के डिले चलते हुए ये एनिमे इतना ज्यादा टिक नहीं पाया और ये मेरी लिस्ट में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। अब जो 9th नंबर पे एनिमे आता है उसका नाम है फ्रेंड्स जर्नी बियॉन्ड द एंड। अब ये वाला जो एनिमे है ना बाकी सारे एनिमे से काफी ज्यादा अलग है। अभी तक तुमने सारे एनिमेज के अंदर एक पर्टिकुलर स्टोरी देखी होगी जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर का ये मोटिव होता है कि वो अपने एनिमे के सबसे बड़े विलन को हरा के अपनी जर्नी को खत्म करे। बट इस एनिमे के अंदर ऐसा नहीं था। जो अपने एनिमे की मेन कैरेक्टर थी उसने ये चीज पहले ही अचीव कर ली थी। उसने अपना सबसे बड़ा गोल पूरा कर लिया था। अब उसकी जो स्टोरी है उसके बाद की है, क्योंकि अपने एनिमे की जो मेन कैरेक्टर है वो है एक एल्फ और एल्फ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एल्फ की लाइफ बहुत ज्यादा लंबी होती है, एक ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा। उसकी लाइफ थी 1000 years और उसके जो फ्रेंड्स थे उनकी लाइफ थी एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ। और फिर उसकी नई जर्नी वहां से स्टार्ट होती है जहां से उसके फ्रेंड्स की लाइफ एंड हो जाती है। और फिर उसको ये समझ में आता है कि लाइफ के अंदर अभी ऐसी कई सारी चीज है जो कि उसने एक्सपीरियंस नहीं की है उसकी एज के हिसाब से। यह एनिमे काफी ज्यादा अच्छा था। अब बढ़ते हैं अपने 8th नंबर की तरफ। अब 8th नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम हेविली डिल्यूजनल। भाई इस एनिमे ने लोगों को एकदम हैरान करके रख दिया था। जब ये एनिमे आया था लोगों ने इससे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि ये एनिमे इतना ज्यादा कमाल होगा। और इसकी जो एनिमेशन लेवल था ना वो इतना ज्यादा बढ़िया था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम इस एनिमे को अगर देखोगे ना तो तुम इसकी स्टोरी वगैरह के ऊपर तो ध्यान देना, लेकिन जब तुम इसकी एनिमेशन के ऊपर ध्यान दोगे ना तुम्हें उसके अंदर छोटी छोटी माइनर डिटेल भी ऐसी ऐसी मिलेंगी कि तुम्हें किसी भी एनिमे के अंदर नहीं देखने को मिलती। और इसके अंदर की स्टोरी वो तो नेक्स्ट लेवल। अब 7th नंबर पे जो एनिमे आता है उसके बारे में मुझे लगता है काफी सारे लोग भूल भी गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 के बारे में। हाँ, तुम लोगों को याद भी है ये लास्ट ईयर अप्रैल में आया था। आई थिंक तुम लोग इसके बारे में भूल चुके होंगे और क्यों नहीं भूले होंगे, मैं भाई खुद भूल चुका हूँ। बट फिर भी जब डीमन स्लेयर लास्ट ईयर आया था ना और इसकी मूवी थिएटर्स में लगी थी वो देखने में हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया था। बट पता नहीं इस साल डीमन स्लेयर का वो जादू चल ही नहीं पाया जैसा 2022 में चला था। उसकी एनिमेशन और एक्शन वो लेवल अचीव कर ही नहीं पाए जो कि उन्होंने 2022 में उजुकी वर्सेस गियोटारो वाली फाइट में दिखाया था। वो इस बार डीमन स्लेयर से कहीं थोड़ी बहुत मिसिंग लग रही थी और उसी की वजह से डीमन स्लेयर अपनी हाइप है ना इस साल लूज करता हुआ दिखा। अब ज्यादा हाइप और एक्शन की ना बात करते हुए बात कर लेते हैं थोड़े से सिंपल एनिमेज के बारे में जो कि अपने 6th और 5th नंबर पे है। 6th पे है दी डेंजर्स इन माय हार्ट और 5th नंबर पे है स्किप एंड लोफर। अब ये दो एनिमे जो कि दोनों रोम कॉम एनिमे है वो मैंने इस साल देखे और मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। अब देखो वैसे मैं रोम कॉम एनिमे इतना देखता नहीं हूँ बट टाइम टू टाइम ऐसे नजर मार लेता हूँ और नजर मारने के चक्कर में ये दो एनिमे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए क्योंकि इनकी जो स्टोरी थी दोनों की वो एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जैसी थी जिसके अंदर अपने नॉर्मल कैरेक्टर्स दिखाए गए। और नॉर्मल से मेरा मतलब है नॉर्मल, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एनिमेस के अंदर रोम कॉम एनिमे देखे हैं उसके अंदर हमें रोम कॉम के नाम पे काफी ज्यादा वाइल्ड चीजें दिखाई जाती है जो कि
कभी कभी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हर बार वो चीज है ना थोड़ी बहुत क्रिंज लगने लग जाती है। बट इन एनिमेस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब जो अपने 4th नंबर पे एनिमे आता है वो तो भाई बहुत ज्यादा क्रेजी था। अगर तुम लोगों ने मॉन्स्टर एनिमे देखा और तुम लोगों को उसकी स्टोरी बहुत पसंद आई तो तुम लोगों को ये एनिमे तो जरूर पसंद आएगा। 4th नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो एक ऐसा एनिमे है जो कि फ्यूचर वर्ल्ड के ऊपर सेट है, जहाँ पे ह्यूमंस और रोबोट्स एक साथ रहते हैं और वहाँ पे रोबोट्स को इतनी ज्यादा फ्रीडम दे रखी है और इतने ज्यादा लॉज वगैरह लगा के उनको आधा ह्यूमन जैसा ही बना रखा है, जहाँ पे रोबोट्स ह्यूमंस के साथ मैरिज भी कर सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी लाइफ जी सकते हैं। और वहीं पे प्लूटो के अंदर जो कहानी दिखाई गई है, एक डिटेक्टिव की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो इस वर्ल्ड के अंदर ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच में डिफरेंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि एट द एंड इंसान इंसान ही है और रोबोट रोबोट ही है, और इंसान कभी भी रोबोट नहीं बन सकता और एक रोबोट कभी भी इंसान नहीं बन सकता। वो इस एनिमे के अंदर दिखाया हुआ है। ये एनिमे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इसके 8 एपिसोड है और 8 के 8 एक घंटे के हैं। तो अगर तुम्हें एक अच्छी एनिमे वाली स्टोरी देखनी है तो इस एनिमे को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये मेरे टॉप 4 में है और मुझे ये सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। अब जो 3rd नंबर पे एनिमे आता है ना, उसने भाई जुलाई से लेके दिसंबर तक इतना ज्यादा बवाल मचाया। मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के बारे में। जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 भाई इतनी सारी क्रेजी चीजें हुई इसके अंदर। सबसे पहले हमने गोजो और गेटो का पास्ट देखा, फिर उसके बाद हमने शिबुया आर्क देखा और शिबुया आर्क के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हुआ। इसकी एनिमेशन के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा। कुछ एनिमेटर्स ने तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पोस्ट भी किया है कि हमें मापा स्टूडियोज के अंदर स्लेव्स की तरह काम करवाया जा रहा था, और वो चीज़ लोगों ने पढ़ के है ना एनिमेटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उसके वजह से जुजुत्सु काइसन बना इस साल का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एनिमे। और अगर तुम लोगों को उस कंट्रोवर्सी के बारे में अच्छे से जानना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और आई बटन में भी आ रहा होगा, वहाँ पे जाके तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। अब इस साल का जो मेरा सबसे फेवरेट एनिमे था वो फाइनली अब एंड हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन के बारे में। अटैक ऑन टाइटन मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट एनिमे था, मुझे इतना ज़्यादा देखना पसंद था ना, हर साल वो आता था और मैं उसके लिए बस वेट करता रहता था कि कैसे भी करके इसका लास्ट एपिसोड आ जाए और लास्ट एपिसोड देखने को मिल जाए। और जब मैंने इसका लास्ट एपिसोड देखा ना, सच में मुझे देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। नहीं बुरा लगा इसका मतलब ये मत सोचो कि मुझे एनिमे बेकार लगा, एनिमे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट जब ये एनिमे ख़त्म हो गया ना, मैंने अब ये सोचा इसके बाद यार मैं अगले साल से किस चीज़ का वेट करूँगा, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन तो ख़त्म हो गया और अटैक ऑन टाइटन ख़त्म हुआ तो उसके जैसी स्टोरी अब मुझे दोबारा देखने को तो कभी नहीं मिलेगी। बट खैर अटैक ऑन टाइटन ने तो भाई मेरे दिल में ऐसी जगह बना के रखी है कि उसको कोई भी नहीं हटा सकता। बट उसको हटाने के लिए एक ऐसा एनिमे है जो कि मेरी टॉप 10 के लिस्ट में नंबर 1 पे अपनी जगह बनाता है। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर के सबसे बेस्ट एनिमे के बारे में, जिसका नाम है विनलैंड सागा। हाँ, अब मुझे पता है तुम लोग बोलोगे विनलैंड सागा, यार ऐसा एनिमे तुझे क्यों पसंद आया? उसके अंदर तो कोई एक्शन भी नहीं था, बट मुझे विनलैंड सागा की यही सबसे अच्छी बात लगी कि विनलैंड सागा में उन्होंने सिर्फ अपनी स्टोरी के ऊपर ध्यान दिया, थॉरफिन के कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दिया, और थॉरफिन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना सीजन 2 के अंदर, वो चीज़ देख के मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया और उससे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली जो कि हम अपनी लाइफ के अंदर अगर अप्लाई करें ना तो हम भी थॉरफिन जैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अब देखो ऐसा मत सोचना कि थॉरफिन बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान है, थॉरफिन एक बेस्ट कैरेक्टर है। थॉरफिन ने भी अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करी है। वो कहते हैं ना लाइफ का नाम ही यही है कि गलतियाँ तुम करो और उस गलतियों से तुम सीखो, और वो गलतियां आगे लाइफ में दोबारा रिपीट ना हो उस चीज को तुम मेक श्योर करो और अपनी लाइफ के पाथ के ऊपर परफेक्ट तरीके से चलते रहो। वो चीज विनलैंड सागा हमें सिखाता है। तो हाँ, यही थे मेरे इस साल के टॉप 10 एनिमे। अगर तुम लोगों को मेरी ये टॉप 10 एनिमे की लिस्ट पसंद आई हो और तुम लोगों को अगर लगता है कि इसके अंदर कुछ अलग होना चाहिए था तो कमेंट्स में लिख सकते हो, और अपनी लिस्ट भी तुम लोग लिख सकते हो टॉप 10 एनिमे की, और मुझे अपने फेवरेट एनिमे लास्ट ईयर के बता सकते हो। तो हाँ, अगर तुम लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा और तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस साल 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो हिट जरूर करें। इस साल का बस अपना एक ही गोल रहेगा कि
कि 1 लाख के मार्क तक जल्द से जल्द पहुंचो। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस साल को लास्ट ईयर से भी बढ़िया एंजॉय करना। तो इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर एंड टेक केयर एंड गुड बाय।